feedback.knowledge.in. This is a TNP Pandey. Today I am going to talk about Ohm's law and also discuss about KVL and KCL. Then let's start Ohm's law. Student, according to Ohm's law, the potential difference across any 2 points of a conductor will be directly proportional to current flowing through it. अगर सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर सपोज आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट के होगा. मीन्स क्या होगा स्टूडेंट कि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, वो हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो इसमें करंट फ्लोइंग थ्रू इट है. मींस जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो आइए हम आपको स्टेटमेंट के थ्रू बता दें कि ओम्स लॉ क्या होता है. तो ओम्स लॉ according to Ohm's law, according to Ohm's law, the potential difference across any points of a conductor will be directly proportional to current flowing through it. ये रहा स्टूडेंट हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है. एक बार और स्टेटमेंट पे जाते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट. स्टूडेंट, अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके दोनों अक्रॉस पे, दोनों 2 पॉइंट्स पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा. और वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट. मींस जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो आइए आपको मैं बता रहा हूं कि V इक्वल टू आई आर होगा. V इक्वल टू आई आर होता है. मीन्स V क्या है स्टूडेंट, यहाँ V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है. V हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. और हमारा R क्या है स्टूडेंट, R हमारा यही है, जब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमारा R आ गया, यानी कांस्टेंट टर्म आ गया. तो R हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. R हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स. इसकी यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स ओम. R की जो होती है यही ओम है हमारा. ये अब I हमारा क्या है, I हमारा है करंट जो फ्लो हो रही है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट. इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट एम्पियर. करंट की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है. यही हमारा स्टूडेंट ओम्स लॉ है, जो हम ओम्स लॉ को यूज करके हम बेसिक सर्किट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट. फिर मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूं. तो आइए स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे पास ओम्स लॉ अवेलेबल था, जब ओम्स लॉ हमारे पास उपलब्ध था, तो केवीएल और केसीएल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हम लोग केसीएल एंड केवीएल पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ कि आपको केवीएल और केसीएल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अगर हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, तो आप ओम्स लॉ अप्लाई करके क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि आप उस पूरे सर्किट का हर एक ब्रांच का हर एक पोर्शन का कैलकुलेशन इंडिविजुअली करना पड़ेगा, और हर एक ब्रांच का कैलकुलेशन भले ब्रांच का आउटपुट रिक्वायर्ड हो या ना हो, कैलकुलेशन आपको हर सेक्शन का करना पड़ेगा ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए, तब आपको फाइनली उस क्वांटिटी तक पहुंचेंगे। तो इस लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए जो हमारे जर्मन साइंटिस्ट है गुस्ताव किरचॉफ ने 1847 में ओम्स लॉ को जनरलाइज फॉर्म में यूज करके दो बेसिक लॉज बना दिया। वही हमारा क्या बना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। तो आइए हम आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज किरचॉफ लॉ देन केवीएल। स्टूडेंट जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, दिस लॉ इज एंटायरली डील एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। स्टूडेंट जो हमारा केवीएल है वो टोटली एंटायरली डील कर रहा है एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। तो आइए मैं बता रहा हूं कि एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो नेट एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द नेट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। मीन्स ये होता है स्टूडेंट कि अगर किसी सिस्टम में हम एनर्जी नेट एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, उतनी ही एनर्जी सिस्टम में क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी, उतनी ही हमारी एनर्जी सिस्टम में क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी को हम एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। तो आइए हम केवीएल के स्टेटमेंट पे जाते हैं कि केवीएल का स्टेटमेंट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन एनी क्लोज सर्किट आर्मेज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Kirchhoff voltage law, in any closed circuit armaze, the algebraic sum of all the EMF and all the voltage drops will be equal to zero. तो आइए आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल की स्टेटमेंट पे जाते हैं। according to Kirchhoff voltage law, in any closed circuit, in any closed circuit, armaze, the algebraic all the EMFs and all the voltage drops will be equal to zero. स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं समेशन EMF प्लस समेशन IR इक्वल टू जीरो होता है। यही हमारा स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टूडेंट्स IR क्या है, IR हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, हमारा वोल्टेज ड्रॉप्स होता है स्टूडेंट्स। अब इसमें एक बार और स्टेटमेंट पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन एनी क्लोज सर्किट आर्मेज द अलजेब्रिक सम ऑफ all the EMF and all the voltage drops will be equal to zero. स्टूडेंट ये रहा इसका स्टेटमेंट और ये फार्मूला रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी में एक टर्म आता है स्टूडेंट्स, हमारा इसी में एक टर्म आता है
कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल और राइजिंग पोटेंशियल क्या होता है। ये क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और गेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। मोस्टली ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और राइजिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और राइजिंग पोटेंशियल क्या होता है। तो आप इसका केवीएल का स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है और राइजिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले आता है राइजिंग पोटेंशियल। सबसे पहले आता है राइजिंग पोटेंशियल। स्टूडेंट, राइजिंग पोटेंशियल में क्या होता है कि जो हमारी करंट की फ्लोइंग डायरेक्शन होती है वो हमेशा, जैसे सपोज कीजिए हायर पोटेंशियल हो गया या लोअर पोटेंशियल हो गया, तो जो हमारा करंट की जो डायरेक्शन होगी वो लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल इज नोन एज राइजिंग पोटेंशियल होता है। स्टूडेंट, जब हमारी करंट की डायरेक्शन लोअर पोटेंशियल मीन्स माइनस टू प्लस होगी, वो हमारा क्या होगा, राइजिंग पोटेंशियल होगा। और इसको हमेशा ऑलवेज क्या करते हैं, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और राइजिंग पोटेंशियल में क्या होता है स्टूडेंट की करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और फिर अगेन पढ़ते हैं ड्रॉपिंग पोटेंशियल। और नेक्स्ट पे आते हैं कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ड्रॉपिंग पोटेंशियल, अब ड्रॉपिंग पोटेंशियल भी में हम एक एनर्जी सोर्स बना रहे हैं। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जब हमारी करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो, जब हमारी करंट की डायरेक्शन प्लस से टुवर्ड्स निगेटिव हो, माइनस की तरफ हो, वो हमारा क्या होता है, ड्रॉपिंग पोटेंशियल होता है। और ड्रॉपिंग पोटेंशियल को स्टूडेंट हमेशा क्या है, माइनस साइन से क्या है, निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब ड्रॉपिंग पोटेंशियल में क्या होता है कि जो करंट की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती है। तो ड्रॉपिंग पोटेंशियल में हमारा करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आइए हम आगे पढ़ रहे हैं केवीएल के न्यूमेरिकल सोल्विंग पे जाएंगे और देखेंगे कि केवीएल में क्या करते हैं स्टूडेंट। तो आइए पढ़ते हैं। केवीएल में हमेशा स्टूडेंट मेश एनालिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं आपको केवीएल के द्वारा। तो केवीएल के द्वारा न्यूमेरिकल से फाइंड द करंट, हमारा पहला है न्यूमेरिकल, फाइंड द current in each element by using मेश एनालिसिस। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये पूछ चुका है मेश एनालिसिस। तो जब भी हम केवीएल का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें मेश एनालिसिस यूज करते हैं। इसको ध्यान रखना है स्टूडेंट, मेश एनालिसिस। तो हमारा सर्किट दिया है, और ये 4 ओम दिया है, इसके बाद ये 6 ओम दिया है, और ये 2 ओम दिया है, और ये 24 वोल्ट दिया है, और ये हमारा 12 वोल्ट दिया है। स्टूडेंट इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द करंट इन ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का करंट पूछ रहा है।
किसके थ्रू? एक बाय यूजिंग मेश एनालिसिस करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हम फर्स्ट स्टेप में डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे अप्लाइंग mesh analysis in the circuit. Applying mesh analysis in this circuit. Mesh analysis in the circuit. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि करंट की डायरेक्शन दिखाएंगे। सपोज कीजिए कि हमारा इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें मेश दिखाएंगे कि हमारा फर्स्ट मेश, इसमें दो मेश है स्टूडेंट। तो इसमें लिखेंगे देयर आर 2 meshes in this circuit। तो इसमें कितने मेश है स्टूडेंट? 2 मेश है, टोटली 2 मेश है। तो फर्स्ट इसमें दिखाएंगे कि हमारा इसमें करंट I1 जा रहा है। फिर इसमें अब स्टूडेंट कुछ बुक्स में क्या किया है कि करंट की डायरेक्शन हमारा इसमें क्या किया है, क्लॉकवाइज लगाया है, इसमें भी क्लॉकवाइज लगाया है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता है, ये स्टूडेंट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में करंट दिखा रहे हैं। आप कोई जरूरी नहीं, आप क्लॉकवाइज में भी दिखा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में भी दिखा सकते हैं करंट की डायरेक्शन। टोटली डिफरेंस कहाँ होता है? जब इसका आंसर आता है तो कहीं पे प्लस आ जाता है, कहीं पे माइनस आता है, वही डिफरेंस होता है। बाकी आंसर सेम होता है, बस डिफरेंस होता है माइनस और प्लस का। तो इससे घबराइए मत स्टूडेंट। आप चाहें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा सकते हैं, आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लगा सकते हैं। ये टोटली आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्शन दिखा दीजिए, ये सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता है, कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता है। तो सपोज किया है कि मैंने इसको क्या किया कि फिर इसको मैंने सोचा कि ये बैटरी इधर से है, तो इसको भी हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा दिया। तो अप्लाइंग मेश एनालिसिस, तो सबसे हम जानते हैं स्टूडेंट की D = IR फॉर्मूला से। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि 4 I1, इसमें करंट क्या आ रहा है 4I1 प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा डायरेक्टली 6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 24। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, तो इसमें होगा 3I1 प्लस I2 इक्वल टू 12। ये हमारा इक्वेशन 1 बना है। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर लिखेंगे देन अप्लाइंग मेश एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो इसमें हम दिखाएंगे कि 6I2 प्लस 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 12 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हमारा होगा 8I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 12। इसको जब छोटा करेंगे तो 4I2 प्लस I1 इक्वल टू 6 हो रहा है। अब इक्वेशन सेकेंड इसे मान लिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा I1 की वैल्यू आएगी, I1 इक्वल टू आएगा 0.54। अब देन I2 की वैल्यू आएगी 2.81। सॉल्व करके देख लेना, दोनों इक्वेशन का यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो हमारा I1 की वैल्यू 0.54 आएगा क्लियर, और I2 की वैल्यू 2.81 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हर एक एलिमेंट में पूछा है कि हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें देखेंगे कि हमारा करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसमें दोनों करंट आ रहा है सर, इसमें दोनों करंट आ रहा है I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2। तो इसमें अगर दोनों हम ऐड कर देंगे तो इसमें भी करंट हमारा निकल जाएगा। इसमें स्टूडेंट I2 आ रहा है तो I2 इसमें करंट कितनी होगी 2.81। इसमें I1 आ रहा है तो I1 का करंट कितना है 0.54 है। हर एक एलिमेंट का हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा I1 और I2 फाइंड आउट हो गया। तो ये रहा हमारा मेश एनालिसिस के थ्रू सर्किट को हमने कैसे सॉल्व किया है। वैसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे सर्किट है। सर्किट का जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, मेश एनालिसिस अच्छा होगा।
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स केसीएल पे, आगे टॉपिक बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे केसीएल पे। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं केसीएल। According to KCL, the algebraic sum of all the current meeting at a point or junction will be 0. Student, according to KCL, the algebraic sum of all the current meeting at a point or junction will be 0. इसके स्टेटमेंट लिख लेते हैं सर स्टूडेंट। KCL, according to KCL, according to KCL, the algebraic sum of all the current meeting at a point or junction will be equal to 0. Will be equal to 0. Will be equal to 0. ये रहा हमारा स्टूडेंट स्टेटमेंट केसीएल का। तो हम केसीएल का स्टेटमेंट जब देखेंगे तो हम i इक्वल टू 0 होता है। ये केसीएल जो हमारा स्टूडेंट होता है वो एंटायरली डील करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जो हमारा केसीएल होता है ये पूछा जाता है स्टूडेंट मोस्टली इंटरव्यू में या आपके गेट के एग्जाम में भी आ जाता है कि केसीएल किसके साथ डील करता है। तो आप केसीएल ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होगा, उसी पे आपको ट्रिक करना है स्टूडेंट। तो आप इसको पॉइंट से नोट कर लीजिए कि केसीएल हमारा एंटायरली डील करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है स्टूडेंट? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? तो द नेट डिसिपेटेड चार्ज इज इक्वल टू नेट चार्जेस प्रोवाइड टू द जंक्शन। सपोज कीजिए कि किसी सिस्टम में अगर जितना चार्ज डिसिपेट हो रहा है उतना ही चार्ज क्या करेंगे हम प्रोवाइड करते हैं। जितना चार्ज हमारा डिसिपेट होता है उतना ही चार्ज हम क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। वही हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है। इट इज हमारा क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस होता है। हमारा जो केसीएल होता है स्टूडेंट वो किस पे बेस्ड होता है? वो प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस पे बेस्ड होता है। और इसको हम जब न्यूमेरिकल की एनालिसिस करेंगे तो हम नोडल एनालिसिस के थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा क्या होता है केसीएल को नोडल एनालिसिस यूज करके हम यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए हम आपको मैं बता रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस क्या होता है। सपोज कीजिए कि मैंने एक पॉइंट लिया, एक नोड लिया, इस पॉइंट पे हमने देखा इसको हमने मान लिया I1, इसको मान लिया हमने I2, फिर देन आगे मान लिया I3, फिर देन अगेन मान लिया I4, फिर अगेन मान लिया I5 और अगेन इसे I6 मान लिया। तो स्टूडेंट्स इस नोड पे हम देखेंगे कि कौन सी धारा आ रही है, कौन सी करंट इनकमिंग करंट है, कौन सी करंट आउटगोइंग करंट है। वही हमारा क्या होता है कि वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस होता है। हम जानते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, वही हमारा प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस होता है। तो स्टूडेंट आई होप मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई वीडियो को समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करने से न भूलें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो now and press the bell icon. Never miss an update.